उमा और कोमल दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती हैं, जहां उनका एक छोटा सा ढाबा होता है। सुबह सुबह उमा अपनी बहू को उठाने लगती है। अरे कोमल बहू उठेगी नहीं। ढाबा खोलना है। माँ जी, कल रात देर से सोई थी, इसीलिए अभी आंख नहीं खुली। समय क्या हो रहा है? बहू अभी तो समय है, उठ जा, मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ तब तक। दोनों सास बहू थोड़ी देर बाद अपने ढाबे पर जाते हैं और ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। माँ जी, इतनी देर हो गई, अब तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये तो रोज का ही होता जा रहा है। हम ढाबा खोलते हैं और थोड़ी बहुत कमाई होती है, फिर शाम हो जाती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बहू पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं ना, उसे देख कर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम तो बस सब्र से ही काट सकते हैं। माँ जी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज यहाँ अपना ढाबा खोलते हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब सामान लाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कम से कम हमारी मेहनत का तो मिल ही जाए। बहू हमें अभी ना बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। देर सवेर हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। काश हमारा चांद पर ढाबा होता। अगर हमारा चांद पर ढाबा होता ना, तब तो लोगों की भीड़ होती हमारे ढाबे पर, और हम ही खाना बनाते हुए थक जाते। बहू तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे चांद पर ढाबा कैसे मुमकिन हो सकता है। दोनों सास बहू अपने ढाबे को लेकर ऐसे ही अक्सर परेशान रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शाम उमा ढाबा बंद करने जा रही होती है कि तभी कोमल अपनी सास को रोक देती है। माँ जी, आज ढाबा बंद मत करिए, मेरा मन है कि आज मैं ढाबे में ही सो जाऊं। बहू ये तू क्या कह रही है? तू अकेले ढाबे में कैसे सो सकती है? अरे अजीत के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों का इस दुनिया में है ही कौन? और अगर तू भी ऐसे परेशान होकर यहाँ अकेले बैठ जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू यहाँ क्यों रात में रहना चाहती है? हम घर चलते हैं ना। माँ जी, मैं उदास हूँ, इसीलिए ढाबे में रात में नहीं रुकना चाहती, बल्कि मेरा मन है आज यहाँ रुकने का। और अगर आपको घर पर अकेला महसूस होगा तो आज हम दोनों ही यहाँ रुक जाते हैं ना, इससे आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे चल ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। रात के समय दोनों सो रहे होते हैं, तभी कोमल को सपना आता है। माँ जी, अब तो हमारा चांद पर ढाबा है, देखना दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी हमारी। बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। अभी ही हमारे ढाबे में ग्राहक की इतनी भीड़ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इतने सारे ग्राहक को अकेले कैसे संभालेंगे। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कल तक जब हम जमीन पर ढाबा चलाते थे तो भी तो अकेले ही संभाल रहे थे ना। अब तो हमारा चांद पर ढाबा है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा गरीब का चांद पर ढाबा, लेकिन हमारा वो ढाबा भी है। अरे इतना अच्छा चांद पर ढाबा है और आप लोग खाना देने में समय लगा रहे हैं। जल्दी से खाना दे दीजिए ना, और बैठने की भी जगह बता दीजिए। दरअसल बैठने की जगह तो अभी नहीं है, आप कल आ जाइएगा। नहीं नहीं, चांद पर ढाबा है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं तो चांद पर ही बैठकर खाना खा लूंगा। आप जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए। बहन जी मैं भी कब से खाना मांग रही हूँ। अरे जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दीजिए। अपने ढाबे पर ग्राहक की इतनी भीड़ देखकर दोनों सास बहू काफी खुश हो जाती हैं। बहू मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ढाबे पर कभी इतनी ज्यादा भीड़ भी होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है। माँ जी, बात बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाने चाहिए। देखिए ना, लोगों की भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। कोमल जल्दी से खाना लगा रही होती है, तभी उमा बाल्टी भर पानी लेकर कोमल के मुंह पर गिरा देती है। अब माँ जी, ये क्या? ढाबे पर ग्राहक की भीड़ लगी है और आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया। बहू सपने देखना बंद कर। अरे कब से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि उठ ही नहीं रही। और तू ऐसे सपने क्यों देखती है? अब माँ जी, अब सपने देखने का नहीं बल्कि सपने को सच करने का समय आ गया है। बहू ये तो क्या बोल रही है? क्या सच करना है? माँ जी, हमारा ढाबा चल नहीं रहा है ना। आप देखना हमारा ढाबा कितना अच्छा चलेगा। गरीब का चांद पर ढाबा होगा तो लोग खुद ही आएंगे। बहू मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तू साफ साफ बता कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। माँ जी, अब बस मैं कहूँगी नहीं, बल्कि हम साथ में काम करेंगे। कोमल जुगाड़ लगाकर कबाड़ी की दुकान से आसपास से कुछ फालतू के सामान लेकर आती है और उसी से अपने ढाबे को पूरी तरह ढक देती है। बहू ये तो क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं चांद पर ढाबा बना रही हूँ। ये देख रही हो ना, पूरी सतह बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना, जैसे चांद की होती है। तो अब हम इस ढाबे को ऐसे बना देंगे जैसे ये चांद पर है। अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू अब कड़ी मेहनत करने लग जाती हैं और अपने साधारण से ढाबे को चांद वाला ढाबा बना देती हैं।
एक हफ्ते की मेहनत रंग लाती है और वो ढाबा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांद पर ही हो। बहू, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा चांद पर ही हो। ऐसा ढाबा अगर ग्राहक देखेंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहू, तू तो बहुत समझदार है। माँ जी, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा समझदार हूँ, और अब भगवान चाहेंगे तो हमारा ढाबा खूब चलेगा। दोनों सास बहू का चांद पर ढाबा लोगों को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में लोगों में चांद पर ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। वाह, चांद पर ढाबा, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐसा ढाबा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा ढाबा किसी ने देखा नहीं है, तभी तो हमने ऐसा ढाबा बनाया है। क्या मैं चांद पर ढाबे में कुछ फोटोज ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है, और आपका इतना अच्छा ढाबा है, इतना अनोखा है कि मैं खुद को फोटो लेने से रोक नहीं पा रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। इसमें मना करने वाली क्या बात है? अरे इतना अच्छा ढाबा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो फोटो लीजिए। आपको जितना मन करे उतनी फोटो लीजिए। ऐसे ही अब काफी लोग आने जाने लगते हैं। ढाबे पर थोड़ी सी देर में भी भीड़ खाली नहीं होती। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा हो गया। चांद पर ढाबा तो इतना अच्छा चल रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तूने बिना सोचे ही इतना अच्छा ढाबा तैयार कर दिया। उनका ढाबा काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है। सुनिए, दरअसल मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी सालगिरह आपके इस चांद पर ढाबे पर मनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको काफी अच्छे पैसे दूंगा। माँ जी, यहाँ तो लोग अपने अच्छे दिन को और अच्छा बनाने भी आ रहे हैं। अरे कुछ बताइए ना। जी, हमें मंजूर है। इसी तरह अंत में लोग अब चांद पर गरीब के ढाबे की काफी सराहना करते हैं और ढाबा भी काफी अच्छा चलता है। सुजीत एक काफी गरीब आदमी होता है जो अपने परिवार के साथ रहता है। सुजीत की पत्नी लता अपनी सास गीता से कहती है, माँ जी, अभी तो इनका काम अच्छा चल रहा है, कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो जल्दी हम अपना घर ठीक करवा लेंगे, वरना ऐसे घर में काफी परेशानी होती है। हाँ बहू, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे में तो परेशानी होती ही है। आज मैं सोनू के लिए नए कपड़े भी लेकर आ रही हूँ। कब से बेचारा नए कपड़े मांग रहा है, लेकिन पैसे ही नहीं होते हैं। इसीलिए 2 साल से सोनू को भी नए कपड़े मैंने नहीं दिलवाए हैं। बहू, अब हालात सुधर रहे हैं तो क्यों सोचना, आज सोनू के लिए अच्छे से कपड़े ले आना। घर के हालात सुधर रहे थे, जिसे लेकर अब सुजीत का परिवार काफी खुश था। कुछ दिनों बाद सुजीत ब्रेड पकौड़े बेचकर घर आ रहा होता है। तभी एक गाड़ी सुजीत को टक्कर मार देती है। आ आ कोई है। आ सुजीत दर्द में काफी देर तक तड़पता रहता है। काफी देर बाद कुछ लोग सुजीत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में सुजीत अपने दोनों पैर खो देता है, और जब ये बात सुजीत के परिवार को पता चलती है तो उन्हें काफी दुख होता है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? मेरे बेटे के साथ ही ये सब होना था क्या? अब हमारा क्या होगा? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लता, मुझे माफ कर दो। अरे, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो भी हुआ है उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। जो हुआ वो एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। इसीलिए आप खुद को कोसना बंद करिए। सुजीत भी अब घर पर ही बैठ जाता है, जिस वजह से घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। घर में तो कुछ भी राशन नहीं है। अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें पता चला तो ये परेशान हो जाएंगे। एक बार माँ जी से बात करती हूँ इस बारे में। लता काफी परेशान हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, घर में राशन भी नहीं है, और उधार राशन जब लेने गई थी तो उधार राशन देने से भी मना कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने पहले का ही उधार नहीं चुकाया है। अब हम क्या करेंगे? लता अपनी सास से बात कर ही रही होती है, तभी वहां लता का बेटा सोनू आता है। माँ, मुझे स्कूल से घर भेज दिया। क्यों? स्कूल से घर क्यों भेज दिया? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, स्कूल की मैडम ने कहा है जब तक स्कूल की फीस नहीं भरेंगे मेरे माँ बाप, तब तक मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी क्या? बेटा, तुझे तो पता ही है ना, तेरे बाबा की तबीयत खराब है। मैं कुछ दिनों में स्कूल की फीस भर दूंगी। अच्छा, अभी जरा बाबा के पास जाओ, देखो तो वो क्या कर रहे हैं। सोनू जैसे ही वहां जाता है तभी गीता कहती है, बहू, ऐसे तो हम नहीं रह सकते। सोनू का भी भविष्य है और घर के बारे में भी देखना है। सुजीत की दवाई, घर का राशन, ये सब भी देखना है। माँ जी, हम अब सुजीत जी के बदले ब्रेड पकौड़े बेचते हैं। वो काम नहीं कर सकते तो क्या हुआ?
हम तो काम कर ही सकते हैं ना, कमाई तो होगी। बहू तू बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन लोगों को सुजीत के हाथों के ही ब्रेड पकौड़े पसंद हैं। उन्हें हमारे हाथ का स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमें कुछ और सोचना चाहिए। दोनों सास बहू काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद सब साथ बैठे होते हैं, तभी लता कहती है, सुजीत जी, ये जो आप ब्रेड लाते थे ये काफी सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन हम ब्रेड का कुछ और नहीं बना सकते हैं क्या? ब्रेड का तो बहुत कुछ बन सकता है। माँ, हमारे स्कूल में जब स्टॉल लगाए गए थे ना, तो ब्रेड का पिज्ज़ा भी लगाया गया था स्टॉल में, और वो बहुत ही अच्छा बना था। आप क्या घर में ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हो? नहीं बेटा, हम ब्रेड पिज़्ज़ा नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रेड पिज़्ज़ा का ढाबा खोल रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा बेचा करेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा के बारे में काफ़ी पहले मैंने भी सुना था। घर के हालातों को जानते हुए अब लता और गीता दोनों मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं, जहां दोनों ब्रेड पिज़्ज़ा बेचना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, हमारे गांव में ब्रेड पिज़्ज़ा! मुझे तो ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन हमारे गांव में कभी खाने को ही नहीं था। अरे तो अब क्या सोच रही हैं? अब तो हमारे गांव में भी ब्रेड पिज़्ज़ा का ढाबा खुल चुका है, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चल ना, ढाबे पर चलते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा खाने। दोनों सहेलियां ढाबे पर जाती हैं। अरे जरा हमें भी ब्रेड पिज़्ज़ा खाने को दे दो, और एक पैक भी कर देना, मैं तो घर भी लेकर जाऊंगी, घर पे भी तो सबको खिलाऊं। ऐसे ही कुछ दिनों में वहां सबको ब्रेड पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आने लगता है। गरीब ब्रेड पिज़्ज़ा ढाबा अच्छा चलने लगता है, और ये देखकर आसपास के लोग जलने लग जाते हैं। मैं इतने समय से यहाँ पर चाट बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे ठेले पर कभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ यहाँ हुई है। इस ब्रेड पिज्जा की वजह से कोई मेरे ठेले पर नहीं आता था, तो अब से मैं भी ब्रेड पिज्जा ही बेचा करूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वो उमाकांत है ना, वो भी ब्रेड पिज्जा बेचने लग गया। अब उसके दिन के 3,000 4,000 तो बन ही जाते हैं। हम सब यहाँ अच्छे से अपना काम कर रहे थे, लेकिन दोनों सास बहू के आने के बाद से तो हमारा काम ही ठप पड़ गया। और वो कहते हैं ना, दूसरों का भला हम तब ही कर सकते हैं जब हम खुद का भला करें। मैं भी अब ब्रेड पिज्जा बेचना ही शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके उसी सड़क पर काफी लोग ब्रेड पिज्जा बेचने लग जाते हैं, जिस वजह से सास बहू का काम धीमा पड़ जाता है। बहू, अचानक से हमारा काम धीमा पड़ गया है, अब हम क्या करें? माँ जी, पहले भी तो परेशानी आई थी ना, लेकिन उन परेशानियों से ही तो लड़कर आज हम यहाँ खड़े हैं। भगवान देख रहे हैं, वो आज बुरा करके कल को हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे। बहू, कल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू जितनी हिम्मत से काम ले रही है ना, ये देखकर तो मुझे भी हिम्मत मिलती है। मुझे भी यही लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। गीता और लता दोनों मेहनत से अपना काम करती, और ऐसे ही कई दिन निकल गए थे। कुछ दिनों बाद दोनों अपने ढाबे पर ही थे कि तभी उनके ढाबे पर गांव का सरपंच आता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? आपको कुछ काम था तो आप हमें बता देते ना, हम खुद चले आते। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे अपने काम के लिए तो हर किसी को झुकना पड़ता है ना, और जब काम मुझे है तो तकलीफ आप क्यों उठाएंगी? माफ करना, हम कुछ समझे नहीं। आपको हमसे क्या काम है? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दरअसल इस महीने मेरी बेटी की शादी है। मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी की शादी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी बेटी को आपके ढाबे का ब्रेड पिज्जा काफी ज्यादा पसंद है, और वो चाहती है कि उसकी शादी में आपका बनाया हुआ ब्रेड पिज्जा भी रहे। इसलिए मैं आपको ऑर्डर देने आया हूँ। ये रही एडवांस पेमेंट। बहू, तू बिल्कुल सही कहती है। भगवान मुश्किलों के बाद रास्ता भी खुद ही दिखाते हैं। देख, हमारा ढाबा कैसे अच्छा नहीं चल रहा था, और अब अचानक से ये ऑर्डर। हाँ माँ जी। दोनों सास बहू अब ब्रेड पिज्जा के लिए बड़े बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर देती हैं, और ढाबा खूब अच्छे से चलाते हैं। सुलोचना और शंकर अपने बच्चों के साथ टिहरी गांव में रहते थे, जो पहाड़ी इलाके में स्थित था। सुलोचना और शंकर एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। गोलू और भारती, तुम दोनों समय से स्कूल से आकर खाना पीना खाकर पढ़ने बैठ जाना, और कहीं बाहर मत जाना। हाँ हाँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तुम दोनों ज्यादा ही खेलने में लगे रहते हो। ठीक है पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे। भारती, तुम गोलू से बड़ी हो, जब भी ये शैतानी करे तो इसे डांट कर समझाया करो। ठीक है माँ। अब दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुलोचना और शंकर भी हर रोज की तरह काम के लिए घर से निकल पड़ते हैं। टिहरी का पहाड़ी इलाका ऐसा था कि वहां आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता था, पहाड़ों के टुकड़ों के गिरने की वजह से। माँ ने कहा है कि घर से कहीं नहीं जाना। अब क्या हम खेल भी नहीं सकते?
अभी घर चलकर खाना पीना खाकर थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम पढ़ने बैठेंगे। तो क्या अब मैं खेलने भी नहीं जा सकता? ये तो सरासर गलत है। गोलू भारती सुबह स्कूल जाते और दोपहर में घर आ जाया करते। वहीं सुलोचना और शंकर दोनों काम पर जाया करते सुबह सुबह और देर शाम घर लौटते। क्या बात है, आज तो तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। आपने ही तो कहा था कि हम कहीं बाहर ना जाएं, इसीलिए मैं भी पढ़ने बैठ गया। चलो अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों समझदार तो होते जा रहे हो। सुलोचना अब सबके लिए खाना बनाती है और देर रात सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह गांव में पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरने की वजह से कई रास्ते जाम हो चुके थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अरे सुलोचना, खाना पीना बना लो, रास्ता बंद है, हमें जंगल के रास्ते से काम पर जाना होगा। हे भगवान, ये पहाड़ों का इलाका कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। हाँ वही तो, देखो इस पहाड़ के टुकड़े के गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। वो जो चाय की टपरी लगाते थे काका, वो और उनकी पत्नी दोनों ही उस पहाड़ के टुकड़े के नीचे आ गई। ओह, बहुत बुरा हुआ ये तो। ये पहाड़ी इलाका है, तुम भी जानती हो, हर साल पहाड़ गिरने की वजह से कितने लोगों की मौत होती है। हाँ ये तो है। सुलोचना और शंकर अब कुछ देर बाद फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ता जाम होने की वजह से वो जंगल का रास्ता फैक्ट्री जाने के लिए अपनाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, एक हादसा उनका भी इंतजार कर रहा है। कल रात हुए भूस्खलन में गांव के 2 लोगों की जान जा चुकी थी, लेकिन यह हादसा शंकर और सुलोचना के साथ भी होता है। एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ से गिरता है और उस हादसे में सुलोचना और शंकर की जान चली जाती है। दीदी, आप क्यों रो रही हैं? और मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो हमें छोड़कर चले गए गोलू, वो हमें छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, माँ कहीं भी जाती है तो मुझे बताकर जाती हैं। लेकिन इस बार तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, वो हमें छोड़कर चले गए। भारती अभी खुद 12 साल की थी और गोलू 10 साल का, और भारती अपने छोटे भाई गोलू को समझ पाने में असमर्थ थी और ना ही समझा पा रही थी। लेकिन समय बीत रहा था और अब भारती और गोलू को अपनी जिम्मेदारी संभालनी थी, जिस वजह से वो दोनों भाई बहन एक पिज्जा का ठेला लगाते हैं। पिज्जा ले लो, पिज्जा, गर्मा गर्म पिज्जा। दीदी मुझे भूख लग रही है। अभी तो ये पिज्जा खा रहे, घर चलकर मैं खाना बना दूंगी। भारती और गोलू दोनों ही अपना पेट पालने के लिए पिज्जा का ठेला लगाते हैं। पहाड़ियों पर आने वाले पर्यटक भारतीय के हाथ का बना पिज्जा खाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि सुलोचना बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाते हैं और भारती हमेशा अपनी माँ को पिज्जा बनाते देखा करती थी। अरे भाई, आजकल ढाबा नहीं चल रहा है मेरा, और मैंने सुना है कि नुक्कड़ पर 2 बच्चे पिज्जा लगा रहे हैं और लोगों को उनका पिज्जा तो पसंद आ रहा है, लेकिन उनकी मासूमियत के कारण ज्यादा पिज्जा बिक रहा है। तू तो जानता है, बाहर से आने वाले लोग उन दोनों पर तरस खाकर पिज्जा तो खाते ही हैं और उन्हें पैसे भी दे जाते हैं, और खाने पीने की चीजें भी। अभी हमारा ढाबा चलना काम हो गया है, आज इन दोनों को अच्छा सबक सिखाते हैं। चंदन और दया एक ढाबा चलाते थे और जब से भारती का पिज्जा का ठेला लगना शुरू हुआ था, तब से उनके पास ग्राहक कम आने लगे थे। ये पिज्जा का ठेला तुम दोनों का है? हाँ अंकल, बताओ आपको कौन सा पिज्जा खाना है? हमें कोई पिज्जा नहीं खाना, लेकिन ये पिज्जा की दुकान तोड़ना जरूर है। दया, चालू हो जा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिज्जा के ठेले को क्यों तोड़ रहे हैं? अंकल रुक जाइए। दया और चंदन उन बच्चों की एक नहीं सुनता और उनके पिज्जा के ठेले को तोड़ देते हैं। दोनों बच्चे डरे सहमे कुछ भी नहीं कर पाते। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, हमारा घर इसी से चलता है। घर चले या तुम्हारा पेट भरे, अब तुम दोनों यहाँ नजर नहीं आने चाहिए, समझे? भारती अब अपने भाई गोलू को लेकर वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। ठंड ज्यादा होने के कारण वो जंगल में आग जलाकर खुले में रहने को मजबूर होते हैं। दीदी, हम कितने दिनों तक यहाँ ऐसे रहेंगे? और मुझे तो भूख भी लग रही है। हम उन लोगों से काफी दूर आ चुके हैं, तो चिंता ना कर, हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम फिर से पिज्जा का ठेला लगाएंगे। लेकिन दीदी, इस बार वो लोग फिर से हमारे ठेले को तोड़ने तो नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं, तू चिंता मत कर। गोलू और भारती कुछ दिनों बाद अपने पास रखे पैसों से पिज्जा का ठेला लगाते हैं। वेरी गुड पिज्जा, वाओ दिस स्पाइसी। हाँ, एकदम स्पाइसी है। एक बार फिर से भारती और गोलू का पिज्जा ढाबा ठीक ठाक चलने लगता है। पहाड़ों पर घूमने आने वाले पर्यटक उन बच्चों के हाथों के बने पिज्जा को खाकर उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ चंदन को एक बार फिर उन बच्चों के पिज्जा के ठेले के बारे में पता चलता है।
दया, दया कहाँ है? जल्दी चल। उन बच्चों ने फिर से पिज्जा का ठेला लगाया है, लेकिन वो इस बार हमारे इलाके से दूर जंगल में पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बेच रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। बच्चों की इतनी हिम्मत, आज फिर इन्हें मजा चखाते हैं। और हाँ, मैंने वहां लोगों की भीड़ देखी, लोग फिर से उन पर तरस खा रहे हैं। लोगों को क्या पता ये दोनों बच्चे कितने तेज हैं। आज इन दोनों को सबक मिल ही जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों फिर से उन बच्चों के पिज्जा के ठेले के पास पहुंचते हैं और उनका ठेला तोड़ने लगते हैं। तभी वहां मौजूद पिज्जा खा रहे पर्यटक उन दोनों को रोकते हैं। ये बच्चे हमारा काम खराब कर रहे हैं। अंकल अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए अंकल, ये हमारी रोजी रोटी है। आपने उस दिन हमें हमारे इलाके से भगा दिया था, तो हमने यहाँ आकर अपना काम शुरू किया। हाँ हाँ, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तुम इन बच्चों का रोजी रोटी छीनोगे, इनका जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा भरो। अरे भाई, आप लोग यहाँ के नहीं है तो क्यों बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं? पैसे देता है या नहीं? अब दया और चंदन भारती को पैसे देते हैं जो उन दोनों ने नुकसान किया था, और वहां मौजूद पर्यटक उन दोनों को पास के थाने ले जाकर पुलिस को सौंप देते हैं। बच्चों को परेशान कर रहा है, तुम दोनों को तो लंबा अंदर रखूंगा। मालिक, उन बच्चों ने मेरी रोजी रोटी छीन ली है, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। ठीक है, फिर डराने का अंजाम क्या होता है आज तुम दोनों की देख लेना। जब लंबे समय तक जेल की रोटी खानी पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ सर, इन लोगों ने पहले भी बच्चों का पिज्जा और ये ठेला तोड़ दिया था, और इस बार दोबारा ये उनका पिज्जा का ठेला तोड़ने आई थी, लेकिन हमने इन्हें पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ भारती और गोलू पर्यटकों की मदद से अपने काम को जारी रखते हैं और उनका पिज्जा ठेला भी काफी अच्छे से चलने लगता है। पहाड़ों पर आने जाने वाले पर्यटक भारती और गोलू के हाथ का बना पिज्जा खाकर उन दोनों बच्चों की खूब तारीफें भी करते हैं। चारू एक अनाथ लड़की होती है जो एक छोटे से गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती है। एक सुबह चारू काफी देर से उठती है तो चारू की चाची को काफी गुस्सा आता है। कहो, मुफ्त का घर बार मिल गया तो पलंग ही तोड़ी रहोगी तुम, हैं? कछु काम धंधा नहीं करना का? नहीं चाची, ऐसन बात नहीं है। वो का है ना, कल रात घर का काम करने के बाद शरीर बहुत टूट रहा था, इसीलिए सुबह ना आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? ये कौन बात होत है, हैं? अरे ऐसन कैसन आँख नहीं खुली? जब तो का पता है कि सुबह सुबह हमका गर्म पानी चाहिए तो आँख कैसा ना खुली? जाओ, हमरे लिए अभी के अभी गर्म पानी लेकर आओ। जी चाची, मैं अभी लेकर आती हूँ चाची। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तू तो बस हमारी छाती पर मूंग दल रही है। तुम्हारी माँ पता नहीं किसके भरोसे तो का छोड़ गई। चाची, आप हमारी माँ को काहे बीच में ला रही हो? अरे वो तो ये दुनिया में भी नहीं है। हाँ, ये दुनिया में भी नहीं है, ऊपर आराम से है ना। जब से हमारे घर में आई है बस खर्चा ही करवाया है। अरे आज तक कबो चाची के बारे में सोचा है? चाची, आप ऐसे कैसे कह रही हो? अरे हम तो आप दोनों के बारे में ही सोचे थे। आप दोनों ही जो हो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। और कौन है? और फिर भी हमको ही ठेंगा मिला। चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ। सुनीता ऐसे अक्सर चारू को काफी कोसती रहती है, उसे ही घर के सभी काम करवाती है। ऐसे ही काफी ज्यादा धूप और गर्मी का मौसम भी था। घर में भी सबको पसीने आ रहे होते हैं। सुनीता गुस्से में चारू के पास जाती है। ई का है? अब तक खाना काहे नहीं बना है, हैं? चाची जी, गैस खत्म हो गई है और गांव में सिलेंडर आने में काफी समय लगता है, लेकिन जैसे सिलेंडर आता है हम खाना बना देंगे तुरंत, वो भी आपकी पसंद का। अच्छा जी, तो तुम्हारा मतलब ही है कि जब तक सिलेंडर नहीं आएगा तब तक हम भूखे पेट रहिबे? चाची, अब आप ही बताइए, हम कहाँ कर सके थे? सिलेंडर ना ही है तो अब कैसे खाना बनिए? अरे सिलेंडर ही नहीं है ना, ये वो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत है ना? अरे बाहर आंगन में चूल्हा है तो वहां जाकर खाना बनाओ। क्या? बाहर इतनी धूप में? चाची, ये आप क्या कह रही हो? अरे हम बाहर इतनी धूप में कैसन खाना बना सके थे? थोड़ा तो हमरे बारे में भी सोचिए ना। आंगन में सीधा धूप आती है। तो क्या हुआ? तुम कोई मोमबत्ती हो जो पिघल जाओगी? हैं? यहाँ हम भूख रहे हैं, हम भूखों मर रहे हैं और तुमको वो बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन बाहर धूप में खाना बनाना नहीं है तुमका। अरे जाओ जल्दी से, हमरे लिए खाना बनाओ, हमका कुछ हो नहीं पता। चाची, तुमको हमारी बात समझ नहीं आएगा?
बताओ, अब की बार और अच्छे से समझा देंगे ताकि कुछ समझने लायक बचोगी ही नहीं। चारू कड़ी धूप में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। हे प्रभु, तनिक धूप को हमरे कपार से हटा दो। इतनी तेज धूप लग रही है, पसीने से तीसरी बार नहा लिया हमने। तनिक हमरे बारे में भी तो सोचो ना, काहे हमार कपार और कलेजा जला रहे हो। अपने घर में आराम से पंखे के नीचे बैठी सुनीता को चारू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और चारू ऐसे परेशानी में देखकर उसको काफी मजा आ रहा था। अब आया ना मजा, बहुत जुबान चलने लग गई थी कैंची की तरह। ये 2 कौड़ी की अनाथ लड़की की, हाँ, हमरे आगे बोल रही थी लपर लपर। अब धूप में खाना बनाए, मजा आएगा। सुनीता, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। अरे चारू बच्ची है, तुमको का मजा आता है उसको इतना परेशान करके? और नहीं तो का। अरे जब तक वो परेशान नहीं होता है, जब तक हमारे हलक से अन्न का निवाला नहीं उतरता है। और ये बात जान लो, अगर तुमको ज्यादा भतीजी का मोह हो रहा है ना, तो पहले उसकी टांगे तोड़ेंगे और बाद में आपको समझाएंगे कि हम आपकी घरवाली हैं, समझे? सुनीता के अत्याचार से चारू काफी ज्यादा परेशान होने लग रही थी। आज रात तुमको सोना नहीं है, का समझी? आज रात तुमको सोना नहीं है। आज तुम सारे गेहूं साफ करोगी। हमरे कपार पर चढ़ने लगी थी ना, चलो अब काम पर लग जाओ। सुनीता की बात सुनकर चारू को काफी दुख होता है। अब बस बहुत हो गया हमरी चाची का। हमारी चुप्पी का वो बहुत फायदा उठा रही हैं। अब हम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सके थे। रात के समय सब लोग सो रहे होते हैं और चारू घर से भाग जाती है और एक ढाबे में नौकरी करने लग जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। हमारे ग्राहक को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मालिक, हमको बहुत अच्छा लगा कि ग्राहक को हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। अच्छा मालिक, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब तक आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी। अरे थोड़ी तारीफ क्या कर दी हमने तुम्हारी, तुम तो हमरे ही सिर पर चढ़ने लग गई। काम करो, तनख्वाह जब मिलनी होगी मिल जाएगी। काफी समय निकल जाता है और अब तक अजीत ने चारू के पैसे नहीं दिए होते हैं। मालिक, अब आपका बहुत हो रहा है। अरे आपका हमसे ऐसे ही मुफ्त में खाना बनवाते रहोगे? हमको हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हमने तुमको अपने ढाबे में काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी, रात में सोने की जगह दी, और अब तुम हमरे आगे मुंह खोल रही हो कि तनख्वाह भी चाहिए। अरे किस बात की तनख्वाह? मालिक, हमारी शुरू में ही बात हो गई थी। हमने कहा था ना कि तनख्वाह कम दे दीजिएगा, लेकिन हमको रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा, और आपने भी हाँ किया था ना, तो अब काहे मना कर रहे हैं? देखिए, हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तुमको किस बात का इतना घमंड है? अरे खाना ही अच्छा बनाती हो, तुम्हें जैसे और 4 बावर्ची मिल जाएंगे। एक तो तुम्हें हताश परेशान सोचकर हमने तुम्हारी मदद की, और अब तुम ही हमरे आगे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। जाओ, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी अब, और अब तुम यहाँ काम भी नहीं करोगी। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अरे आप हमको काम से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मालिक, हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं ना। किस बात की मेहनत? अरे ढाबा हमरा यहाँ, काम हमने दिया, रहने की जगह हमने दी, खाना दिया, और हमसे ही अकड़। निकलो यहाँ से। अजीत चारू को ढाबे से निकालने लगता है। तभी वहाँ रोहन नाम का लड़का आता है। ये सब क्या हो रहा है? आप तो यहाँ हर रोज खाना खाने आते हैं ना? हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सफाई भी हम ही करते हैं ढाबे की, लेकिन मालिक है कि अब तनख्वाह देने से मना कर रहे हैं। झूठ काहे बोल रही हो तुम? अरे जब तनख्वाह देने की बात की नहीं हुई तो किस बात की तनख्वाह? आप तो रहने ही दीजिए, और देखिए यहाँ चारू जी ने काम किया है, हमारे अलावा और भी बहुत लोग जानते हैं। अभी थानेदार को बुलाएंगे तो ढाबे पर ताला लग जाएगा। भलाई इसमें ही है कि चारू जी की तनख्वाह दे दीजिए। पुलिस के डर से अजीत चारू को पैसे दे देता है, जिसके बाद रोहन चारू को अपने घर ले जाता है। चारू जी, हम बस उस ढाबे में आपके लिए ही जाते थे। हमको आप शुरू से ही बहुत पसंद थी। आप हमसे शादी करना चाहती हैं? एक का कह रहे हो आप? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने आपको बहुत पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करोगी? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एक गरीब बेसहारा लड़की हैं। हमको आपने उस मालिक से बचाया, और अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आप हमसे शादी भी करना चाहते हो? ये सब सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है, हमारा सच है जो हमने आपको बताया। चारू को भी रोहन काफी अच्छा लगता है, इसीलिए चारू मना नहीं करती है और वो दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। चारू अपनी रसोई देखकर काफी हैरान हो जाती है। ई का है रोहन जी, रसोई में एसी? यहाँ पर तो एसी लगा है।
हाँ, क्योंकि हमने तुमको उस ढाबे में गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते हुए देखा है। इसलिए हमने सोच लिया था कि आपका रसोई कोई आम नहीं होगी, इसलिए हमने रसोई में एसी लगवा दिया। आपका बहुत धन्यवाद रोहन जी, हमको ऐसी रसोई बहुत अच्छी लगी। हम अभी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। चारू अपनी एसी रसोई देखकर काफी खुश हो जाती है और अपनी आगे की जिंदगी अपने पति के साथ खुशी खुशी बिताती है। मीरा और कल्पना दोनों सास बहू बहुत गरीब होती हैं। दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोनों का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें वो दोनों अपना स्पेशल पिज्जा पराठा बेचते हैं। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन पिज्जा पराठा बनाती हो आप दोनों सास बहू। खाकर अलग ही खुशी होती है। मैं तो और 5 पराठे खाऊंगा। अरे वाह वाह, धन्यवाद। हमने गांव में और भी कई सारी जगहों पर पिज्जा पराठा खाया है, पर आपके ढाबे पर जो पिज्जा पराठा है उसकी बात ही निराली है। स्वाद एकदम अलग है। हाँ हाँ, हमें तो बताइए आपकी पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर हम आपको हमारी खुफिया रेसिपी बता देंगे तो हम अपने ढाबे पर क्या बेचेंगे? ये बात भी सही है। मीरा और कल्पना अपने पिज्जा पराठा ढाबा से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे उन दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। बहू, हमारा ढाबा धीरे धीरे कितनी प्रगति कर रहा है। काश तेरे ससुर जी और मेरा बेटा अशोक इन सबको देखने के लिए जिंदा होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अशोक और ससुर जी के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन एक बात भी है, वो दोनों चाहे शरीर से मर चुके हैं लेकिन उनकी रूह आज भी हमारे साथ है। वो दोनों हमें तरक्की करते देख बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहू, सो तो है। इसीलिए निराश होने की जगह खुश होकर अपनी तरक्की का जश्न मनाते रहना चाहिए। साथ ही अशोक और ससुर जी के लिए हमें बिना हार माने बस मेहनत करते रहना चाहिए, है ना? तूने एकदम सही कहा है बहू, कितनी समझदार हो गई है तू। सब आपके कारण है माँ जी। मीरा और कल्पना दोनों अपने ढाबे पर आए हर बेसहारा की मदद करती, कभी कुछ पैसे देकर तो कभी मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाकर। ऐसे ही एक दिन उनके ढाबे पर एक औरत आती है जो एकदम बेसहारा होती है। जी मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके ढाबे पर काम पर रख लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या? लेकिन हमारे ढाबे पर हमें किसी की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम दोनों सास बहू मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ रुपए चाहिए तो हम दे देते हैं। उस प्रकार की मदद हम कर सकते हैं बहन। नहीं दीदी, मुझे काम चाहिए। मैंने पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। देखिए, मुझे ज्यादा तनख्वाह ना दे तो भी चलेगा, बस काम दे दीजिए। मैं काम करके अपने बलबूते पर जीना चाहती हूँ। मुझे तो ना मेरे मायके वालों ने सहारा दिया ना ससुराल वालों ने। हर तरफ से मैंने बस ठोकर ही खाई है। आप दोनों बहुत भली हो, ये मैं जानती हूँ। अपने ढाबे पर आए हर जरूरतमंद की मदद करती हैं आप, इसीलिए कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों को किसी नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए अब से ही रख लीजिए ना मुझे काम पर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देते हैं। पर बहू, हमारे पास तो अभी फिलहाल कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ, पर जिस तरह से हमारा ढाबा दिन ब दिन प्रगति करने जा रहा है, ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए हम दोनों भी कभी कभार सारा काम ठीक से संभालने में असफल हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं। हम दोनों ढाबे के अंदर पिज्ज़ा पराठा बनाया करेंगे और ये सबको परोसा करेंगी और साथ ही बचे खुचे बर्तन भी साफ कर दिया करेंगी। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे उचित लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी माँ जी। अच्छा, तुम कल से काम पर आ सकती हो? हाँ ठीक है दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी आप दोनों को खूब खूब तरक्की दे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दामिनी है दीदी। ठीक है दामिनी, मिलते हैं कल। जी जरूर। दामिनी अब अगले दिन काम पर आ जाती है। वो ढाबे पर आए लोगों को पिज्जा पराठा परोसती है और साथ ही बचे हुए बर्तन को साफ करती है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब क्या करूं? दोपहर के समय है, ग्राहकों का आना जाना भी थोड़ा कम हो चुका है। एक काम करो, ढाबे के बाहर की जगह पर थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकाल दो। ठीक है दीदी।
दामिनी अपना काम सही से करती है, लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह के समय कल्पना और मीरा अपना ढाबा खोलने जाते हैं, तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, दामिनी का पिज्जा पराठा ढाबा? ये हमारे ढाबे पर काम करने आई दामिनी, 2 दिन में इसने ढाबा खोल लिया, वो भी ठीक हमारे ढाबे के सामने। दामिनी भी अपने ढाबे पर पिज्जा पराठा बेचती है, वो भी कम दाम में, जिस कारण गांव वाले अब उसके ढाबे पर पिज्जा पराठा खाने आते हैं। वाह वाह, ये पिज्जा पराठा तो एकदम मीरा दीदी और कल्पना काकी के पिज्जा के पराठे के जैसा है, लेकिन स्वाद एकदम वैसे का वैसा कैसे हो सकता है ये? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो भाई साहब, आप दोनों खाने पर ध्यान दीजिए ना। कम दाम में इतना स्वादिष्ट पिज्जा पराठा आपको और कहाँ मिलेगा? ये बात भी सही कही आपने बहन जी। दिन भर मीरा और कल्पना के ढाबे पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक आकर पिज्जा पराठा खाते हैं। वहीं कम दाम होने के कारण दामिनी के पास ही ज्यादा ग्राहक होते हैं। रात के वक्त, दामिनी, ये तुमने बहुत गलत किया। नाटक करके तुम हमारे ढाबे पर आई, वो भी सिर्फ काम मांगने के लिए। और तुमने काम सीखने के बहाने हमारे यहाँ के सारे तरीके सीख लिए, पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी देख ली, और अब वही पराठा तुम कम दाम में बेच रही हो। देखना, हाँ तू देखना, तेरे कुकर्मों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे जाओ जाओ, अब तुम दोनों का ढाबा तो खत्म और अब हर तरफ मेरे ढाबे की चर्चा होगी। दामिनी के ढाबे के कारण अब 2-3 दिन बाद तो कल्पना और मीरा के ढाबे पर ग्राहक एकदम ना के बराबर आते हैं और उन दोनों को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। अपना गुजर बसर करने के लिए अब उन्हें गांव में लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसे वो 3 घरों में जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन्हें अपने साथ हुए धोखे का बहुत दुख होता है। बहू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है? हमने हमेशा इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उस आदमी को भी काम दिया, लेकिन उसने ही हमारे साथ धोखा किया। वो सब मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें न्याय जरूर दिलाकर रहेंगे। अब दामिनी के ढाबे की तरक्की होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिज्जा पराठा बनाने की आधी सामग्री में मिलावट करती है। आधे दाम में बेच रही हूँ पिज्जा पराठा। अरे भाई, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, इसीलिए अब मैं ये मिलावट वाली सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ही पिज्जा पराठा बनाऊंगी। लोगों की जान खतरे में जाती है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ हो इससे पहले ही उस गांव का एक आदमी दामिनी को मिलावट करते देख लेता है और फौरन बाकी लोगों को वहां एकत्रित करता है। उससे सभी बहुत सुनाते हैं। छी दामिनी, अरे लानत है तुझ पर। पहले तूने हमारे साथ धोखा किया और अपना ये ढाबा खोला, और अब तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बेशरम कहीं की। हमें माफ कर दीजिए कल्पना काकी, मीरा दीदी, हमने कम दाम देखकर इस दामिनी के ढाबे का पिज्जा पराठा खाना सही समझा, लेकिन हम गलत थे। अब ये इस गांव में पिज्जा पराठा नहीं बेचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से पिज्जा पराठा बेचूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, दफा हो जाए इस गांव से। गांव वाले दामिनी को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद कल्पना और मीरा दोनों सास बहू फिर से अपना ढाबा खोलते हैं और फिर उनकी खूब तरक्की होती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद के फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से ही कमाना चाहिए और खुश रहना चाहिए।